आने वाले वर्षों में उसके शिल्पकार भी रहे। और बड़े तालाब के नीचे एक पूरी दुनिया है अर्वाचीन भारत की और उसकी संस्कृति की। इसका खुलासा मुझे भी नहीं मालूम था कि उस दुनिया को भी आलोक जी अपने सीमित संसाधनों के बीच में, क्योंकि निश्चित तौर पर एक महापौर के नाते उनकी सीमाएं रहीं, नहीं तो उस पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम होता और चीज़ें आगे बढ़ती। तो इन तमाम बिंदुओं पर मैं बात करूंगा और आज वो बहुत खुश हैं। हमारे साथ हैं मनोज सैनी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो लगातार मोर्चे पर हैं, हमारे साथ हैं अंचल शुक्ला हमारे साथी, और सूरज शर्मा हमारे साथी, जिनकी तरफ मैं चलूंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं, आइए, इस पैकेज पर। रानी कमलापति। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के फैसले के साथ ही ये नाम अचानक इतिहास के गुम पन्नों से निकलकर वर्तमान में आकर खड़ा हो गया है। आखिर कौन थी रानी कमलापति? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रानी ना तो किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ाई गई और ना ही इतिहासकारों ने ही उनकी ज्यादा चर्चा की। दरअसल 16वीं सदी में भोपाल गौंड रियासत गिन्नौरगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, जहां राजा निजाम शाह का शासन था। रानी कमलापति उन्हीं निजाम शाह की सबसे खूबसूरत और चतुर रानी हुआ करती थी। निजाम शाह का भतीजा और बाड़ी का गोंड शासक आलम शाह गिन्नौरगढ़ का राजपाट और रानी कमलापति को हासिल करना चाहता था। उसने षड्यंत्र कर राजा निजाम शाह को जहर दिलवा दिया। निजाम शाह की हत्या के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को लेकर भोपाल चली आईं और यहाँ अपने 7 मंजिला महल, जिसे आजकल कमलापति महल के नाम से जाना जाता है, में रहने लगी। वो अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी। उन्होंने कभी मुगल सेना के अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान, जिसने जगदीशपुर रियासत पर कब्जा कर लिया था, उसकी मदद मांगी। दोस्त मोहम्मद खान 1 लाख रुपए के एवज में मदद करने को तैयार हो गया। उसने बाड़ी पर हमला कर आलम शाह को मार दिया, लेकिन कमलापति के पास 1 लाख रुपए नहीं थे। लिहाजा उसने बदले में भोपाल, जो उस वक्त एक छोटा सा गांव था, दोस्त मोहम्मद खान को दे दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान पूरे गिन्नौरगढ़ पर कब्जा चाहता था। कहा यह भी जाता है कि वो रानी को भी पाना चाहता था। इसका अंदेशा होते ही रानी के बेटे नवल शाह ने दोस्त मोहम्मद खान पर हमला बोल दिया, लेकिन इस लड़ाई में नवल शाह मारा गया। जब रानी कमलापति को इस बात का पता चला तो दोस्त मोहम्मद खान के हाथों में पड़ने से पहले ही उन्होंने भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली। उसके बाद भोपाल में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान का पूरी तरह कब्जा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ये वो कहानी थी जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने आई है। नामचीन व्यंग्यकार शरद जोशी जी की अगर हम बात करें तो वो भोपाल की कुछ चीज़ों से बड़े खफा रहते थे, और खफा रहते थे यहाँ जो मोहल्लों के नाम दिए गए हैं। वो अक्सर कहते थे कि ये दुनिया का या हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ 1250 है, जहाँ 1464 है, जहाँ 6 नंबर है, जहाँ सेकंड स्टॉप है। और इन नामों को लेकर, और इन्हीं, हालांकि कहने वाले कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम का अर्थ होता है कि वो कम से कम कुछ सार्थकता के साथ न सिर्फ अतीत की तरफ जाए, बल्कि हमें ये भी बताए कि ये जो नाम है, इसीलिए सनातन परंपरा हो या किसी भी रिलीजन की हम बात करें, वहाँ ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि नाम का अर्थ क्या है, ये नाम ध्वनित क्या कर रहा है, क्या कुछ कह रहा है। तो रानी कमलापति की तरफ मुड़ना, उन पन्नों को फिर से, शायद उन पर पड़ी धूल को झाड़ कर फिर से आना है कमलापति की तरफ, जो ऐसी वीरांगना रहीं, ऐसी रानी रहीं, और जिनका महल अपने आप में, जिसको अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देख रहा है, कमला पार्क के पास, अभी कभी आप वहाँ जाएं तो आप पाएंगे कि उस समय की तकनीक, उस समय के तमाम बिंदु कैसे रहे। मैं लौटूंगा आलोक शर्मा जी की भी तरफ और जानूंगा कि प्रथम नागरिक रहते हुए किस तरह से उन्होंने भारत के इस, मध्य प्रदेश के इस अर्वाचीन गौरव को, भोपाल के इस प्राचीन गौरव को लौटाने की दिशा में कोशिश की। सबसे पहले अंचल शुक्ला जी की तरफ चलते हैं, जो कमलापति की प्रतिमा से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंचल, मुझे बताइए कि क्या मंजर है, और आसपास अपने कैमरामैन साथी से भी कहिएगा कि हमें एक बार फिर दिखाएं जिस सुंदर जगह आप खड़े हुए हैं,
और किस तरह से, क्या वहां कुछ लोगों से भी आपकी चर्चा हुई, क्या अपडेट है आपके पास? जी अंचल। जी जी देखिए, बिल्कुल शरद जी, मैं आपको बताऊं, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वो ये कमलापति जो महल है उसका ठीक पीछे का हिस्सा है, जो कि पूरी तरह से दिखाई देता है। मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा सुनी सिंह जी से कि वो दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये वो प्रतिमा है जो उस महल के पिछवाड़े बने तालाब में बनी हुई है, और आज निश्चित रूप से एक बार फिर से इसकी चर्चा लाजमी इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे वर्ल्ड क्लास जो रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, जिसे अभी तक जिस नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब बदलकर कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जो कि निश्चित रूप से भोपाल वासियों के लिए किसी गौरव से कम नहीं। और अगर इसके पीछे के इतिहास की बात करें तो हम जिस महल, अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिस महल की हम बात कर रहे हैं, यही वो महल है जहां पे रानी कमलावती ने जल समाधि ली थी। और उसकी वजह ये थी कि निजाम शाह की मौत का बदला लेने के लिए उनने जिस दोस्त से सहारा लिया और उसके बदले उन्हें भोपाल इसलिए दिया क्योंकि 1 लाख रुपए जो कि उन्हें देने थे वो उनके पास नहीं थे, इसलिए छोटा सा गांव हुआ करता था भोपाल उन्हें दे दिया। लेकिन उसकी नज़र पूरे उनके राज्य, जिसे कि गिन्नौरगढ़ कहा जाता था, गिन्नौरगढ़ में और के साथ रानी पर बिल्कुल उनकी अंचल, नजर थी। बिल्कुल अंचल। और इसके बाद जब इसका पता जी, जी। रानी कमलापति के बेटे बिल्कुल ठीक है। आप अगर कुछ लोगों से वहां बात भी हुई हो आपकी, तो कुछ अपडेट उसका भी अगर आपके पास हो तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इतिहास से जुड़ी ये सारी जानकारी अभी कुछ देर पहले हमने व्यूअर्स के साथ साझा की है और निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण। और आज मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र में एक बड़ा अलग भी माहौल होगा, क्योंकि अपने गौरव से मिला है। करीब करीब 200-250 साल पहले जिस गौरव की चर्चा रही थी, जिसका उल्लेख हुआ था, आज वो फिर साकार हुआ है, क्योंकि रानी कमलापति का नाम प्रमुखता से आया है और हिंदुस्तान का, भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो है वो अब रानी कमलापति के नाम पर जाना जाएगा। जी अंचल, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जी 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 बिल्कुल, आपने सही कहा शरद जी। आज जिस तरीके से कमलापति, हालांकि मैं आपको सही बताऊं, लोगों से जब बात हुई, आज जिस तरीके से यहां पर लोगों का आना जाना है, जब से लोगों को पता चला कि रानी कमलावती के नाम से हबीबगंज स्टेशन का नाम रख दिया गया है, उसके बाद से लोग यहां पर आने लगे हैं और ये जानने के लिए उत्साहित और ललायित भी हैं कि आखिर कमलापति, रानी कमलापति है अब कौन? हमें वो क्योंकि सुंदर बहुत ब्रिज सारे भी लोगों को दिखाइएगा एक बार इसकी पूरा, जानकारी नहीं, उसका जो कारण सिर्फ और सिर्फ महापौर इतना रहते है। आलोक शर्मा जी ने, जिसमें काफी रुचि ली। बहुत सुंदर ब्रिज है, तो कैमरामैन अश्विन से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि उस सुंदर पुल का भी नज़ारा एक बार दिखाएं, जो छोटे तालाब पर बना, तकनीकी दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण पुल है ये। अंचल, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा वहां जाकर। जी अंचल। जी 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 बिल्कुल, आपने सही कहा। ये पुल जिस तरीके से बना है, बड़े और छोटे पुल, नदी के बीच में ये जो झील है, इसके बीच में 2 ऐसे पुल बने हुए हैं, जो एक बड़े तालाब को और एक छोटे तालाब को लोगों को निकलने का एक बड़ा सशक्त माध्यम बन गया है और बड़ा सुंदर लगता है। क्योंकि अब निश्चित रूप से जिस तरीके से इस महल रानी कमलावती के नाम की चर्चा अब जिस तरह से सुर्खियों में आई है, लोग अब उसके बारे में जैसे जैसे जान रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है कि आखिर ये मूर्ति, ये स्टैच्यू जिसका लगा है, यही रानी कमलावती है। लेकिन उनके इतिहास से जो लोग वाकिया नहीं रखते थे, वो भी अब इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं कि आखिर इनके साथ कौन सा ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है कि आज मध्य प्रदेश के एक बड़े रेलवे स्टेशन को उनके नाम की सौगात दी जा रही है। और निश्चित रूप से जो आदिवासी हों या मध्य प्रदेश के लोग हों, किसी भी तरीके से उत्साहित हो रहे हैं, उनको ये जानने की भी ललक है कि आखिर रानी कमलावती कौन है। और ज़्यादातर लोग जान भी रहे हैं अब जो उनका ये महल बनाया गया है। हालांकि अब पुरातत्व बिल्कुल अंचल, मैं लौटूंगा आपकी तरफ में अगर वक्त रहा, और तो लोग मैं वहां पर बेहिचक आकर ये आपकी जानने तरफ की कोशिश लौटूंगा। कर मैं रहे सीधे हैं। चलता हूं जम्बूरी मैदान से, मनोज सैनी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट आपके पास है? कमलापति के नाम पर हबीबगंज, एक बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन, बेहद महत्वपूर्ण निर्णय, और एक ऐसा नाम रानी कमलापति का जो भोपाल से, मध्य प्रदेश से बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा है और जिसको बेहिचक कहा जा सकता है कि आदिवासी गौरव का भी प्रतीक है। उस नाम को अब भारत के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन को पहचाना जाएगा, रानी कमलापति स्टेशन के नाम से। आप मुझे जम्बूरी मैदान का अपडेट दीजिए, क्या तैयारियां आपके पीछे मैं देख रहा हूं, तैयारियां अंतिम चरणों में। मनोज जी, मनोज।
जी बिल्कुल शरद जी, आपने इतिहास के झरोखे से तमाम सारी बातें दिखाई रानी कमलापति को लेकर, लेकिन मैं वो स्थान पर हूँ, जम्बूरी मैदान, जहां सबसे ज्यादा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजारने वाले हैं। आप देखिएगा कि सब कुछ बदल गया। हम जब एक हफ्ते पहले इस सड़क से गुजरा करते थे, जहां से गुजरा करते थे, तो अब तमाम तरह की चीजें बदली हुई। आप देखिएगा, मैं चाहूंगा भारत से, आप देखिए पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ तैनात है और अब अंदर जाने पर पाबंदी है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस है। करीब 5000 पुलिसकर्मी, आईपीएस अफसर, जवान सब तैनात कर दिए गए और अलग अलग ड्यूटी लगा दी गई। जहां तक एसपीजी की बात करें तो वो भी यहाँ पहुंच गई है। 50 से ज्यादा एसपीजी के अफसर शामिल हैं, जिनके पास 11 स्पेशल गाड़ियां हैं, वो इस पर करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ कटवेज लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या दूसरी तरफ जो मुख्य गेट है, जिस गेट की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान साहब की तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन दूसरा वो गौरव दिवस मनाने की जिनकी बात हो रही है, भीमा नायक जी, उनका भी आप तस्वीर देखिएगा, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अलग अलग कटवेज और यहाँ से लेकर वहां तक एक लंबी फहरिस्त में आप देखिए अफसर लगातार दौरे कर रहे हैं। यहाँ वरिष्ठ अफसर पहुंच रहे हैं और पल पल पर निगाह है, चप्पे चप्पे पर निगाह है, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त यही गुजारने वाले हैं। एक और आपको दिलचस्प जानकारी मैं देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो भोजन क्या, चाय भी शायद नहीं पीएंगे। जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही, जानकारी सामने आ रही है, तो करीब 3 घंटे के लगभग। ये देखिए इस समय वरिष्ठ अफसर यहाँ से गुजर रहे हैं और मैं दिखाता हूँ इस समय अधिकारी, तमाम लोग यहाँ से आए हुए हैं, जिसमें डीजीपी भी है और बाकी अधिकारी अभी हेलीपैड से आकर गुजर रहे हैं। तो लगातार सर्चिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। शरद जी बिल्कुल ठीक है मनोज, और अंतिम चरणों में है तैयारियां और पूर्वाभ्यास। जिस तरह से किसी वीआईपी के आगमन पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं सीधे सूरज शर्मा के पास चलता हूं, हबीबगंज स्टेशन से, जो अब रानी कमलापति स्टेशन है। किस तरह से देख रहे हैं सूरज आप वहां? क्या कुछ लोगों से बात भी हुई कि अब ये स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन के नाम से पहचाना जाएगा? सूरज जी, क्या तैयारियां हबीबगंज पर? जी जी बिल्कुल शरद जी, जी बिल्कुल शरद जी, जिस तरीके से 15 नवंबर से ये स्टेशन बने, वर्ल्ड क्लास स्टेशन देश की जनता को समर्पित होगा, और जब जैसे ही लोगों को पता चला कि हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति हो गया है, लोगों में ज़रूर खुशी देखी गई। जिन लोगों से हमने पहले बात की थी, साफ तौर पर वो कह रहे थे बहुत अच्छी बात है और अब विश्व पटल पर रानी कमलापति को लोग जान पाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर है और एक पूरा स्क्रैच यहाँ पर बना है कि किस तरीके से हबीबगंज स्टेशन का जो आउटलेट है वो है। और यदि दूसरी तस्वीर में दिखाऊं कि एक भव्य डोम जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, हालांकि उसके अंदर की भव्यता को हम अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एसपीजी के कंट्रोल में पूरी बिल्डिंग है इसलिए, लेकिन बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से इमारत बनी हुई है। एक एयरपोर्ट का लुक इसको दिया गया है और एक बहुत गौरवान्वित करने वाला माहौल यहाँ पर है। जिस तरीके से देश की आन बान शान तिरंगा कहलाता है, शायद प्रकृति भी साथ दे रही है और वो हवा में बहुत अच्छे तरीके से लहरा रहा है। जब तिरंगा लहराता है तो कहीं ना कहीं देशवासियों के मन में एक गौरव पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है देशभक्ति का। और वैसा ही नज़ारा कुछ देर पहले हमने लोगों से बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि वाकई जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन भोपाल की जनता को, देश की जनता को मिल रहा है, एक बहुत गौरवान्वित करने वाला मौका रहेगा जब प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण बिल्कुल आकर्ष। और आप जहां से खड़े हैं, तैयारियां भी तमाम मैं देख रहा था कि ये जगह, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी सुंदर जगह जो है ये बता रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, बदल रहा है भारत, बदल रहा है मध्य प्रदेश। और अब आपको इस तरह की विश्व स्तरीय जो सुविधाएं कह लीजिए, फैसिलिटी कह लीजिए, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस कह लीजिए, इनकी सीरीज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सपना है और यही वजह है कि करीब करीब 20 से ज़्यादा ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन के लिए हिंदुस्तान के कुछ शहरों के रेलवे स्टेशन चुने गए हैं और पीपीपी मोड पर ये पहला रेलवे स्टेशन हबीबगंज है, जिसको वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री की मंशा है, मध्य प्रदेश के ही ग्रुप, औद्योगिक ग्रुप बंसल ग्रुप ने इसको आकार दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बदलते भारत की तस्वीर बन रही हैं। बहुत शुक्रिया। मैं लौटूंगा आपकी तरफ, सीधे चलते हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जहां हेलीपैड बनाया गया है और प्राइम मिनिस्टर वहां से हबीबगंज आएंगे। आकर्ष शर्मा मेरे साथी जुड़ रहे हैं। आकर्ष, क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि उड़न खटोला प्राइम मिनिस्टर का वहीं पहुंचेगा और वहां से ये सिलसिला कारकेड काफिला पहुंचेगा वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन। ये आदत अब हमें डाल लेनी चाहिए क्योंकि रानी कमलापति स्टेशन है जनजाति गौरव और एक अद्भुत पहल, सराहनीय पहल। जी आकर्ष, बताएं मुझे। जी आकर्ष।
शरद जी, मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा ज्ञान विज्ञान भवन जो है इसके पीछे ही हेलीपैड बनाया गया है, लेकिन अब एसपीजी ने पूरा कंट्रोल ले लिया है तो यहाँ पर किसी की भी जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन आप बाहर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये यहाँ से जब पीएम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से हबीबगंज के लिए बाई रोड जाएंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। मैं आपको यहाँ पर सड़क भी दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाई गई है उसी तरीके से यहाँ पर जो नज़ारा है, वर्ल्ड क्लास रोड भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी सुंदर तरीके से इस रोड को सजाया गया है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई हैं, आदिवासी कलाकृति को दर्शाती हुई हैं। और यहाँ पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है, बीडी शर्मा की तस्वीर है। खासतौर पर चारों तरफ जो बिल्डिंगें बनी हुई है, यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि किसी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम ना दे सके। पुलिस का पहरा है यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि हेलीपैड पे जो मॉक ड्रिल है, हेलीकॉप्टरों की मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है। उसके बाद दोपहर के समय पे 2 बार यहाँ पर एसपीजी ने यहाँ पर मॉक ड्रिल की थी कि प्रधानमंत्री को यहाँ से जो 2.5 किलोमीटर का सफर है वो जो तय करना है उसको किस तरीके से जो प्रधानमंत्री है उनको लेके यहाँ से हबीबगंज तक कमलापति रेलवे स्टेशन तक लेकर जाना है। तो पूरी मॉक ड्रिल और यहाँ पर पूरी तैयारियां शरद जी कर ली गई हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। यहाँ पर लगातार ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये खुला इलाका है। 2.5 किलोमीटर का ये सफर है, जहाँ पर बरकतुल्लाह पर जब यूनिवर्सिटी पर जब जो प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड होगा उसके बाद हबीबगंज माफ करिएगा कमलापति जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बनाई गई वहाँ पर जब उद्घाटन करने पहुंचेंगे किसी तरीके से कोई चूक ना हो। यही कारण है कि करीब 7,000 पुलिस का बल यहाँ पर जुटा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में। क्या बात है साहब, पूरी चाक चौबंद इंतजामात, मुस्तैदी और पूरी उसी तरह बंसल न्यूज की पूरी टीम मुस्तैद है। हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, अंचल शुक्ला, आकर शर्मा, सूरज शर्मा, स्टूडियो से शरद द्विवेदी और उनके साथ कुछ खास मेहमान जिन पर यह बातचीत लगातार जारी रहेगी। मैं अपने दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और कुछ और अपडेट्स के लिए हम उनकी तरफ लौटेंगे। फिलहाल मैं स्टूडियो की तरफ रुख कर रहा हूं, जहां हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व महापौर आलोक शर्मा हैं और उनके साथ इमिनेंट हिस्टोरियन, वरिष्ठ मैं कहूँगा इतिहासकार, उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है लेकिन काम कमाल है उनका, और उसी के साथ लेखक, विचारक, संगीत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आलोक जी, आज कुछ भावुक होंगे, आंखों में भी मैं देख रहा था जब ये कमलापति नाम आया तो कुछ आपकी आंखों में भी मैंने हल्की सी नमी देखी। ये सपना था आपका, प्रथम नागरिक रहते हुए आपने भोपाल को, इस पूरे क्षेत्र को, संगीत जी भी उसमें बहुत अभिन्न रूप से सहभागी रहे, हम जानते हैं उसको, आपने भोपाल को रीडिस्कवर करने की कोशिश की, उसकी आत्मा को फिर से रीडिस्कवर करने की कोशिश की, और इसका एक ही जरिया होता है कि इतिहास के दरवाजे पर खट खट खट। जी देखिए शरद जी, एक भोपाल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जी, और आने वाली पीढ़ी को अपने भोपाल शहर के इतिहास के बारे में जानकारी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये भोपाल हमारा जो है इसका 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है। ये भोपाल जो है सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल प्रत्यार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति गोंड शासकों का भोपाल है, ये भोपाल पेशवा बाजीराव का भी भोपाल है, इसके बाद ये भोपाल नवाब और बेगमों का भोपाल है। हमारा इस पे ये कहना है कि 700 साल का जो इतिहास हिंदू शासकों का रहा है, हिंदू राजा महाराजाओं का रहा है, वो भी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। मेरा जन्म पुराने भोपाल में हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझको यही बताया गया, यही कि ये तो नवाबों का शहर है। कई लोग आते थे कि आप तो नवाबों का शहर है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। जब मेरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से समाज में काम करने की प्रेरणा मिली और मैंने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करने प्रारंभ किया और भोपाल के इतिहास को जानने का प्रयास किया, तब मेरी मुलाकात संगीत वर्मा जी से हुई, जो आज मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मेरे साथ में उपस्थित हैं। हमने भोपाल के इतिहास के बारे में जानकारी ली तो पता लगा कि राजा भोज ने किस प्रकार से भोपाल
भोपाल का ताल बनाया था, और किस प्रकार से भोपाल के अंदर ये कहा जाता रहा है कि तालों का ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैये, रानी कमलापति बाकी सब रनैया। इस प्रकार की कहावतें मुहावरे चलते रहते थे। और मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, भोपाल की जनता जनार्दन के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहुंचाया था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कि 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं, जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती को हर्षोल्लास भरे वातावरण में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन मना रहे हैं। और ऐसे समय में रानी कमलापति जी के नाम के ऊपर भोपाल का जो स्टेशन का नाम होना, रेलवे स्टेशन का नाम होना, ये हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक और एक बड़ी खुशी का क्षण है। लोग आने वाले समय के ऊपर पूरी दुनिया में रानी कमलापति के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को पहचान पाएंगे। बिल्कुल आलोक जी, और मुझे आपका एक और निर्णय ध्यान आता है कि जो एक सिंबल था भोपाल नगर निगम का, उसको भी राजा भोज से उसका एक परिवर्तन हुआ, और ये भी इतिहास की तरफ लौटने की एक बहुत महत्वपूर्ण कवायद थी। संगीत जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। कहा जाता है कि वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो समुदाय कृतज्ञ माना जाता है जो अपने इतिहास से पूरी अच्छी तरीके से परिचित नहीं होता है जी। और इतिहास सबका है, सभी धर्मों का है, सभी वर्ग का है, सभी समुदायों का है। और निश्चित तौर पर हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत बहुत समृद्ध है, क्योंकि सनातन परंपरा दुनिया की पुरानी संस्कृतियों में सर्वाधिक अर्वाचीन संस्कृतियों में से एक है। भोपाल के इस गौरव को मैं कहूँगा फिर से खोजना शब्द उचित नहीं लगे तो निश्चित तौर पर जो छिप गया था कहीं कालखंड में, उसको आपने आलोक जी के साथ फिर साफ किया, उकेरने की कोशिश की समय के शिलाखंड पर। थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि हमें आलोक जी से ही पता चला था कि बड़े तालाब के नीचे किसी सभ्यता के भी बड़े अंश हैं जो छिपे हुए हैं। जी। सबसे पहले आलोक जी का आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। भोपाल भाग्यशाली था कि उनको आलोक जी जैसा व्यक्तित्व मिला। उसका सीधा कारण मैं बताता हूँ। रिसर्च हम लोग इतिहास में बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, किताबें भी लिख देते हैं, पढ़ता कौन है उसके लिए एक पॉलिटिकल विल लगती है। दुर्भाग्य है ये। राजा भोज का बड़ा अचीवमेंट ये नहीं था कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो बाकी राजाओं से भिन्न और महान पूरी गाथाओं में इसलिए है कि राजा भोज ने उस ज्ञान को जमीन पर उतारा। उन्होंने भोजपाल की नगर रचना की, उन्होंने भोपाल का वो बांध बनाया आज 1000 साल बाद भी, जो हमारे शहर की जीवन रेखा है। ठीक बात। आलोक जी ने ऐसा ही कुछ किया जो राजा भोज ने किया था। आलोक जी ने इतिहास में जो दफन था उसको निकालने का काम तो हमने किया, परंतु पहले भी करते रहे थे, उसको वास्तव में भूमि पर उतारने का काम आलोक जी की पॉलिटिकल विल ने कर दिखाया। इसलिए पहला आभार आलोक जी का है कि इतना पराक्रम साहस उन्होंने दिखाया। और उसके बाद जहाँ तक बात इसकी है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो हम सब की साझी विरासत है। जो कुछ भी अच्छा हुआ है जी, जो कुछ भी बलिदान हुए हैं, वो सब हमारी अपनी थाती है, हम सबकी अपनी साझी विरासत है। और इसके नाते रानी कमलापति यदि गौरव का विषय है तो वो समूचे भोपाल के लिए गौरव का विषय है। राजा भोज यदि गौरव का विषय है तो वो सारे भोपाल के लिए गौरव का विषय है। रानी श्यामली, जिन्होंने, जो कि राजा भोज के पोते उदयादित्य परमार की पत्नी थी, उन्होंने भोपाल के मुख्य चौक पर एक भव्य यूनिवर्सिटी बनाई थी जिसका नाम सभा मंडल था। बताइए। अब साझी विरासत की बात यह है कि जब वहां पर बेगम कुदसिया ने एक मस्जिद का निर्माण किया तो उन्होंने स्वयं अपनी बायोग्राफी में लिखवाया कि ये जिस स्थान पर मैं मस्जिद निर्माण कर रही हूं वो दरअसल यहां मुझे एक स्टोन टैबलेट मिला है जिसमें यह जिक्र आता है कि इसे रानी श्यामली ने बनवाया था। 500 ब्राह्मण यहाँ संस्कृत और वैदिक संस्कृत के 27 विषयों पर पढ़ाई कराते थे। तो ये किस कालखंड की बात है संगीत जी? जी, ये बेगम कुदसिया का कालखंड, जो कि पहले वाला, अर्ली रानी श्यामली वाला जो है। हाँ जी, रानी श्यामली जो थी 1154 में ये सभा मंडल बनकर तैयार हुआ था और 27 वर्ष उसके निर्माण में लगे थे। और 27 वर्ष में 1154 ईस्वी में वो रेडी होता है जी। और बाकायदा उसमें वर्णन है कि यहाँ कौन कौन से विशेष, जैसे वैशेषिक है, न्याय है, ये सारे विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। कल्पना करिए कि 500 लोगों की अगर फैकल्टी थी तो स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे। आज उस शिलाखंड का कहीं हमें अस्तित्व मिलता है? जी, शिलाखंड का अस्तित्व तो पता नहीं, परंतु रानी हमारी जो बेगम कुदसिया की बायोग्राफी है, बायोग्राफी में इसका हायते कुदसी,
उसमें इसका न केवल जिक्र है बल्कि उन्होंने बड़ी कृतज्ञता से इसका जिक्र करके कहा है कि अब ये जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसलिए इसके बदले 2 मंदिरों की जमीन मैं दान कर रही हूं। तो जिस शहर की वीरांगनाओं को स्वयं बेगमों ने भी अपनी परंपरा में लिया, क्या बात है। उन्हें अपनी थाती माना, उन्हें अपनी विरासत समझा और उनके प्रति श्रद्धा से झुकी, उन्हीं रानी श्यामली के नाम पर आज श्यामला हिल्स है। तो हमें यह देखना चाहिए कि रानी कमलापति का जो बलिदान हुआ था, कुंवर नवल शाह के ने जो अपने रक्त से पूरी घाटी को लाल कर दिया था, तब वह लाल घाटी कहलाई थी। इस नाते उन बलिदानों की स्मृति जो है वो अक्षुण्ण रहे और सम्मान के साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां न केवल उनके बारे में जाने, उनके प्रति नतमस्तक हों, बल्कि उनसे प्रेरणा ले। वास्तव में अभी पूरे देश भर में एक डिबेट चल रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी के रियल हीरोज कौन हो। तो मैं बड़े गर्व से ये कहना चाहता हूं कि हमारे हीरोज कोई फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स ना हो, हमारे हीरोज कुंवर नवल शाह जैसे हो। बहुत सुंदर बात आपने कही है संगीत जी। और काफ़ी वर्ष पहले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो वहाँ एक भारतीय लेखक, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं यूरोप जाता हूँ तो वहाँ डॉलर्स में महंगे टिकट्स लेकर उसी देश के नागरिक और बाहर से आने वाले लोग उस देश के इतिहास को जानने के लिए म्यूज़ियम्स और तमाम इस तरह के जो संग्रहालय हैं, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने हीरोज़ किन को मानते हैं। रानी श्यामली, जिन्होंने उस दौर में 1154 बताया संगीत जी ने, उस समय आप देखिए कि एक बहुत बड़े विद्या कुल का यहाँ पर आरंभ किया भोपाल में। बहुत सुंदर बात है। मैं लौटूंगा फिर बातचीत की तरफ, लेकिन गिनौरगढ़ पहुंचे हैं हमारे संवाददाता, वो किला जो अपनी अद्भुत कहानी कहता है और जिसको लेकर विवाद भी हुआ, जिसको लेकर जिसकी भारी कीमत भी चुकाई रानी कमलापति ने। हमारे साथी देवेंद्र चौहान वहां से एक छोटा सा उनका वॉक थ्रू देखते हैं, उनको क्या गिनौरगढ़ के उस शिलाखंड में उत्कीर्ण है ये भी उनसे जानेंगे। चलते हैं, सीधे देखते हैं गिनौरगढ़। ये जगह है जहाँ अपन जा रहे हैं आज, गिनौरगढ़ किला कहलाता है, जो कि गोंड शासक नवल शाह का था और उनकी पत्नी कमलापति थी, जिनका महल बना हुआ है, जो 7 मंजिल महल है। और इसी के उसमें कमला पार्क भी भोपाल में आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं के नाम पर, कमलापति के नाम पर है, जिन्होंने वहाँ समाधि ली थी। आज हम विस्तार से गिनौरगढ़ किले के बारे में बताएंगे और इन्हीं के नाम पर अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी होने जा रहा है। बंसल न्यूज़ रेटी से मुकेश मेहता की रिपोर्ट। तो ये आपने देखा गिन्नौरगढ़ का किला, ये देलावाड़ी के पास एक बहुत सुंदर किला। कभी आप जाएं, 3 मंजिला ये माना जाता है ये इमारत। संगीत जी इस पर रोशनी डालेंगे। और देखिए कितनी सुंदर प्राकृतिक सुरम्यता से भरे इस स्थान पर ये किला स्थित है। और आप इसके 200-250 साल पहले, और ये देखिए भगवान गणेश और ये नटराज और शायद माँ गौरा, उनकी मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण हैं। तो ये गिन्नौरगढ़ का किला, मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये साइनेज आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा कठिन रास्ता बता रहा है ये, 3 किलोमीटर, और ये वो पहाड़ी पर सर उठाए खड़ा है गिन्नौरगढ़ का किला, जिनकी रानी कमलापति, आज उनकी सोल अगर हम माने, वो बहुत गौरवान्वित होंगी कि आज वो नाम फिर से न सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में गूंजेगा, क्योंकि अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। चलिए ये एक देख लेते हैं, इस पे कुछ हमारे पास बाइट्स भी हैं। कलरफुल डिज़ाइन उस टाइम की लगी हुई हैं, जो लोगों ने उसको सोना चांदी के चक्कर में खुदाई करी है, तोड़ा फोड़ी करी है, वो चीज़ भी है कुछ उसमें। तो वो तो कई चीज़ ऐसी हैं जो ख़राब हो चुकी हैं। अंदर के कोटेज इसके अभी ज़रूर सेफ बचे हुए हैं, लेकिन उसमें हम किसी को जाने नहीं देते, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब गिर जाए पड़ जाए। इसलिए हम टूरिस्टों को नहीं, जो मेन चीज़ है हम टूरिस्टों को वही दिखाते हैं। और जो इनकी कलरफुल डिज़ाइन, जो फूल पत्तों के उन्होंने नेचुरल कलर आदिवासी राजा ने बनवाए थे, उसके वो कलरफुल डिज़ाइन भी वहाँ पे बनी हुई है। कोई मंदिर वगैरह है, मूर्तियाँ विशेष है वहाँ पे, गणेश मंदिर है, एक शिव परिवार का मंदिर है जिसके दर्शन राजा करते थे। नवल शाह जो गोंड राजा थे, वो वहाँ पे उनकी एक प्रतिमा लगी हुई। ये महल राजा गोंड ने बनवाया था जी। वह यहाँ पे पहले देवी जी, ये सलकनपुर में बन रहा था किला, तो देवी ने दर्शन बोला सपने में कि तुम यहाँ मत बनाओ, तुम वहाँ बनाओ। तब वो राजा वहाँ गया और वहाँ जाकर उसने अपना महल बनाया। रानी कमलावती थी और राजा नवल शाह गोंड।
रानी कमलावती जब नवाब के दौरे में नवाब साहब ने जो है, तो ये आप देख रहे थे गिन्नौर गढ़ की कहानी, और वहाँ को लेकर जो कुछ टिप्पणियाँ भी थीं। किला अब बहुत जीर्ण शीर्ण है, डिलेपिटेड कंडीशन में है, तो जाहिर तौर पर पर्यटकों को उन्हीं सुरक्षित स्थानों पर विज़िट कराया जाता है जो स्थान सुरक्षित है। मैं फिर लौटता हूँ स्टूडियो की बातचीत की तरफ और जानूंगा, हमारे दो महत्वपूर्ण मेहमान हैं। आलोक जी, मेरा सवाल थोड़ा सियासत के सिरों को भी अगर छू ले तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कठिन होता है जब आप किसी नाम को बदलते हैं और जब आप इतिहास के पन्नों में झांकते हैं और पाते हैं कि कुछ ऐसे किरदार और कुछ ऐसे पात्र भी नज़र आ रहे हैं जिनको क्या उनका ड्यू मिला, क्या उनको उनके वास्तविक स्वरूप और उनके वास्तविक महत्व के नाम से आज वर्तमान समय में हम जानते हैं, तो फिर एक सियासत का भी पन्ना खुल जाता है कि क्या ज़रूरत है साहब, नाम तो ऑलरेडी है, नाम चल ही रहा था। इन चुनौतियों का संगीत जी ने बहुत बखूबी बात किया, आपने निश्चित तौर पर उन चुनौतियों का भी सामना किया होगा जब आप इस तरफ बढ़े। कुछ इस पर भी रोशनी डालिए जी आलोक जी। देखिए, इसके ऊपर वास्तविक रूप से कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से राजनीति की है। राजनीति केवल तुष्टीकरण के नाम के ऊपर राजनीति करते रहे जी। जब भोपाल में हमारे 700 साल का कालखंड हिंदू शासकों का रहा है और हिंदू रानी रही है रानी कमलापति जी, तो इस प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से जो मुस्लिम शासक थे, जो लेखक थे, उन्होंने भी भोपाल के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। मैं समझता हूं कि इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से भोपाल के आसपास चाहे नसरुल्लागंज हो, चाहे अब्दुल्लागंज हो, या हमारा शाहजहानाबाद हो, इस्लामी गेट हो, सुल्तानिया गेट हो, कदर मियाँ का महल हो, गोहर महल हो, इस्लाम नगर हो, काजी कैम्प हो, इतवारा हो, बुधवारा हो, मंगलवारा हो, सदर मंजिल हो, गोहर महल, बेनजीर ग्राउंड है, रफ़ीकिया स्कूल, हबी शहीदिया स्कूल, जहांगीरिया स्कूल, सुल्तानिया स्कूल, ऐसे आईना बंगला के नाम कर दिया। जगदीशपुर था, हमारा मंदिर था, वहाँ उसको भी नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया गया। इसके नाम के ऊपर एक सोची समझी साजिश हमको समझ में आती है। हमारा मानना है जिन्होंने अच्छा काम किया है उनका सम्मान भी होना चाहिए, पर इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। कई भ्रांतियां सामने आई हैं। मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी के सामने भोपाल का वास्तविक इतिहास सामने आना चाहिए कि आखिर राजा भोज ने क्या किया, आज रानी कमलापति ने जो काम किए हैं, जो उन्होंने छोटे तालाब में जोहर किया था, उनके चर्चे आज होते थे। आज रानी कमलापति को पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचाना जाएगा। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहता हूं। और साथ में देश की आज़ादी के बाद जब हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू हुए, इसके बाद जो हमारे प्रशासक रहे, शासक रहे, उन्होंने भी भोपाल का जो था उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। कहीं के ऊपर बंगले बने 45 तो उनका नाम दे दिया गया 45 बंगले, कहीं पे 74 बंगले बने तो उसका नाम दे दिया 74 बंगले, कहीं पे 1464 क्वार्टर बनाए तो उसका नाम दे दिया 1464 क्वार्टर। इसी प्रकार से 5 नंबर स्टाफ, 6 नंबर स्टाफ, 10 नंबर स्टाफ करके आखिर हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शहर में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने कि विलीनीकरण आंदोलन के लिए इस भोपाल के अंदर एक लंबी लड़ाई लड़ी है और भोपाल के इतिहास को संरक्षित करने का काम किया है। उनके नाम के ऊपर शहर के प्रमुख मार्गों का नाम होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये भोपाल की जनता को और आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, परंतु भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह साहब नहीं चाहते थे कि भोपाल का जो स्वतंत्र भारत के अंदर वे शामिल हों, वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई भोपाल के अंदर लड़ी गई। हमारे पूर्वज जैसा कि हमको बताते हैं कि पुराना भोपाल जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, जुमराती बाजार, वहाँ पे जुमराती का एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। जब पूरे देश में आज़ादी के तराने गाए जा रहे थे, पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब हमारे जुमराती जो पुराने भोपाल के अंदर है पोस्ट ऑफिस, वहाँ के पोस्ट मास्टर ने वहाँ पे अपना तिरंगा झंडा फहराया तो भोपाल की नवाब की पुलिस ने तिरंगा को उतरवाया, उसको लातों से कुचला गया, अपमान किया गया और एक बड़ी लड़ाई भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन के लिए इस भोपाल के अंदर लड़ी गई। मेरा फिर ये कहना है कि जो भोपाल का 700 साल
भोपाल का जो राजा महाराजाओं का और रानी का जो वास्तविक इतिहास है वो जनता के सामने आना चाहिए। अब आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश से आए, भोपाल के जनप्रतिनिधि बन गए, उन्होंने आरिफ नगर के नाम से अपना शहर बता दिया। एक और बाहर से आए, उन्होंने हसनात नगर के नाम से बस्ती बसा दी। अब यह नहीं चलने वाला है। जो हमारे पूर्वज हैं जिनका इस भोपाल में योगदान है, उनके नाम के ऊपर अगर आज रेलवे स्टेशन का नाम हुआ है तो मैं समझता हूं ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इसमें मैं भोपाल की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर आंदोलन के अंदर उन्होंने, भोपाल की जनता ने हमारा साथ दिया है। संगीत जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से और उस अतीत से जिससे गौरव के पन्ने जुड़े हैं, जिसमें झलकता है कि सनातन परंपरा या जिसको आप गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं वो है क्या, किस तरह से हम चलते हैं, इसको लेकर एक बहुत संगठित तौर पर क्या आप अनुभव करते हैं? जैसा आपने एक बात कही, मैं आपकी पीड़ा से अपनी पीड़ा भी जोड़ता हूँ, क्योंकि हम भले ही जर्नलिस्ट हैं लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से अपने देश के अर्वाचीन संस्कृति, उसके गौरवशाली इतिहास, उसके संघर्ष, उसके अनाम जो हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे पास जानकारी जैसी होनी चाहिए नहीं है। इस पर क्या आपको लगता है कि बहुत बजटरी प्रोविजंस के साथ, बहुत प्रामाणिक साहित्यकारों के साथ, जिससे विवाद ना हो, बहुत गहराई से काम होना चाहिए? मुझे अवश्य ये लगता है। दरअसल क्या है कि ये जो पूरी संरचना शरद जी हमारे यहाँ बनी आज़ादी के बाद, इतिहास को बचाने संजोने की, वो संरचना उपनिवेश की बनाई हुई संरचना थी। और हमने कोशिश ये की कि हम अपने भारतीय और सनातन संस्कृति के इतिहास का उद्भव भी उसी सेटअप से करें जो अंग्रेज हमें देकर गए थे। तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बदले, रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। परिणाम ये हुआ कि कुंवर नवल शाह गायब हो गए, देवी अहिल्याबाई होलकर गायब हो गईं, रानी झलकारी बाई गायब हो गईं, देवी अहिल्या और रानी कमलापति गायब हो गईं, यानी रानी अवंतीबाई लोधी गायब हो गईं। वो तो आप यूं मानिए कि रानी झांसी को भी गायब कर दिया गया था। यकीन मानिए इतिहास से उन्हें गायब किया गया था। वास्तव में हमारे यहाँ भिक्षुक संप्रदाय है बुंदेलखंड में, उसको बसदेवा कहते हैं। और वो जब गाना गाते हैं, जस गान करते हैं, तो वो हरि बोल करके गाते हैं। उनके जस गान को सुभद्रा कुमारी चौहान ने सुन लिया, इसलिए उन्होंने वो कविता लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, तो वो हर बोलियों से सुनी थी उन्होंने। जिस वक्त हमारे तथाकथित इतिहासकार भारत के पन्नों में हमारे स्वतंत्रता संग्राम को, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को मिटा करके उसे गदर और विद्रोह लिख रहे थे, भारत का एक भिक्षुक संप्रदाय, भीख मांगने वाला संप्रदाय गली गली जाकर के रानी लक्ष्मीबाई के उस इतिहास को गा रहा था और जीवित कर रहा था। तो देखिए बल काहे में है। हमारा इतिहास बोध सबसे पहले ठीक करना होगा। हम विदेशी इतिहास बोध और विदेशी हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपने इतिहास से न्याय नहीं कर सकेंगे। बजट अकेला, शरद जी मैं इससे थोड़ी सी असहमत बिल्कुल हूं, ठीक कर रहे हैं, अकेला बजट इस पर काम नहीं करेगा। हमें अपना इतिहास बोध ठीक करना होगा। जब मैं भोपाल आया, आपने एक जिक्र किया, जब मैं भोपाल आया तो मैंने वो 2 मीनारें देखी जो बड़े तालाब में निकली हुई हैं। मैं ASI गया, मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ सैटेलाइट इमेजेस देखी क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन GIS में है। मैंने कहा मुझे समझ में आया कि यहाँ नीचे नगर है। तो उन्होंने कहा मुझसे, मैं नाम नहीं लूंगा, ASI के तब लोगों ने कहा कि इट इज़ अ वेरी रोमांटिक आइडिया, ये बड़ा रोमानी ख्याल है। मैंने कहा वो 2 मीनारें जो पानी में हैं वो कैसी हैं? तो कहा वो बेगमों की तफरीह के लिए बनाई गई थी। मैंने कहा बेगमें जिम्नास्ट नहीं थी कि उन्हें उस पर तफरीह करने जाना पड़े। सही बात है। तो विचित्र सी बातें थी। आप सोचिए इतिहास बोध का लय होना कैसा होता है। दिन रात हजारों वाहन वहां से निकलते थे, किसी ने 70 साल में यह प्रश्न नहीं उठाया कि वो मीनारें वहां कैसे आई। तब हमने जब उसकी सैटेलाइट इमेजेस निकाली तो पता चला वो मीनारें दरअसल जो मेडिकल कॉलेज का दुर्ग है उनका कंटिन्यूएशन है, और वो स्लोप में जाकर के तालाब में गई हैं। मतलब जब भोज ने ये बांध 10-11वीं सदी में बनाया तो महाराज भोज के बांध बनने पर वो क्षेत्र डूब में आ गया। तो जो क्षेत्र डूबा, उस डूबे हुए किले के आधे हिस्से की वो मीनारें जो सबसे ऊपर रहती हैं, बुर्ज, वो दिखाई दे रही हैं। फिर हमने चिन्हित किए वे सारे सैटेलाइट इमेजेस में वो पॉइंट्स जहां हमें समझ में आया कि यहाँ घाट है, यहाँ मंदिर है। तो अब
समस्या ये हुई कि जिस चीज़ को ये रूमानी आइडिया कहते थे, बाद में जब इसका खूब सारा आप जैसे मीडिया के सहयोगियों ने छापा, तो उसके बाद वही मीडिया, वही इतिहासकार, वही पुरातत्वविद कहने लगे कि हम तो कब से कह रहे थे यहाँ नगर है नीचे। तो होता क्या है कि दरअसल ठीक ठीक भारतीय दृष्टि के साथ और जो स्पीकिंग एविडेंसेस हैं, हायते कुदसी में रानी कमलापति लिखकर, क्षमा करिएगा, रानी बेगम कुदसिया लिखकर गई हैं कि रानी शामली ने इतना भव्य यूनिवर्सिटी बनाई थी। हमने उस यूनिवर्सिटी के गौरव को पुनर्जागृत करने के लिए कि भोपाल में वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नालंदा के बाद यही था, 1000 साल पुराना, 7000 स्टूडेंट्स थे, हमने उस पर कुछ काम नहीं किया। भोपाल, एक छोटा उदाहरण और महोदय, आज जितने बांध बनते हैं आधुनिक बांध जी, उनकी क्षमता जो है 100 वर्ष है। ये कोई भी इंजीनियर आपको कम कर देगा, अधिक से अधिक 100 वर्ष। तब उन्हें तोड़ के उनकी जगह नए बांध बनाने होंगे। भोपाल का जो बांध है, और इससे भी बढ़कर जो भीमकुंड का बांध था, आप हैरान हो जाएंगे। इंडियन एंटीक्वेरी में एक अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू किनकैड ने 1888 में अपना रिसर्च लगाया कि जो भोजपुर वाला भीमकुंड बांध था, उसका फिल एरिया 648 वर्ग किलोमीटर था। आज के सरदार सरोवर बांध से दुगना। माय गॉड। और वो 400 वर्ष तक था, जब तक एक होशंग शाह ने उसे तोड़ नहीं दिया। भोपाल का हमारा बांध जो उसके लिए वाटर सप्लाई का काम करता था, वो बांध आज 1000 साल बाद भी खड़ा है। तो जब हमारे सीमेंट और कंक्रीट के बांध, उससे आधी कैपेसिटी के बांध केवल 100 वर्ष चलते हैं, तो क्या हमारे मैनेट ने, क्या हमारे मैपकॉस्ट ने, क्या हमारे अपने प्रदेश की वैज्ञानिक संस्थाओं ने, क्या हमारे एसपीए ने ये कभी सोचा कि उस बांध की स्टडी करें, उसकी ज्योमेट्री को समझें, उसके कैलकुलेशंस को समझें? क्यों ये बांध 1000 साल तक भंग नहीं हुआ? एंड काउंटिंग, 1000 उसकी आयु नहीं कह रहा हूं, वो 2000 भी हो सकती, वो बांध अब भी अक्षुण्ण है। तो ये मॉडल्स हमारे लिए रेलेवेंट है। इतिहास की ये रेलेवेंस अगर आप भोपाल में खड़ी करें और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को बुलाएं कि देखिए ये बांध का डिजाइन, इकलौता बांध है विश्व का जो 1000 साल से खड़ा हुआ है, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये सस्टेनेबल है। तो इसके लिए एक नई दृष्टि की, शरद जी, मेरा निवेदन है कि हम बजटरी प्रोविजन पर सबसे पहले ना जाएं, एक नई दृष्टि खड़ी हो, एक नया इतिहास बोध खड़ा हो, और कैसे उस इतिहास बोध को करंट टाइम्स में रेलेवेंट बनाया जा सकता है, तब जाकर के वो इतिहास ठीक ठीक अपनी प्रस्तावना। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी है कि इतिहास बोध की जो हमारी दृष्टि है, वो चश्मा ना लगा हो उस पर किसी तरह का, वो सिर्फ अपने इतिहास में निरपेक्ष होकर झांके और देखे कि उसमें हमारे गौरव के पन्ने हैं, क्योंकि वो हम सब के हैं। वो किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी समुदाय के नहीं है, वो उस भारत के हैं जिसके निवासी हम सदियों से हैं और रहते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गौरव की बात हुई है तो एक और गौरव का क्षण आपकी स्क्रीन पर, जिस स्टेशन का नाम बदला गया है उसकी पट्टिका के परिवर्तन की तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं उस स्टेशन की तरफ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये वो, अभी आप कह सकते हैं कि शीघ्रता में, लेकिन ये परिवर्तन घट गया है। और आप देख सकते हैं सीधे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आखिर वो क्षण भी हमने देख लिया कि हबीबगंज स्टेशन अब रानी कमलापति स्टेशन का जबरदस्त फीलिंग है। और संयोग से इस वक्त हम स्टूडियो में दो ऐसे व्यक्तित्वों के साथ बात कर रहे हैं जो भोपाल के, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक गौरव को फिर से उकेरने के लिए प्राणपण से जुटे हैं। आलोक शर्मा जी और इतिहासकार संगीत वर्मा जी, क्या अपडेट है आपके पास? सूरज जी, सूरज जी। बिल्कुल सूरज जी, मैं कह सकता हूं कि मैं अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, क्योंकि कुछ देर पहले ही जो हबीबगंज पट्टिका थी उसके स्थान पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का एक जो बैनर है वो लग चुका है। तो आलोक शर्मा जी भी स्टूडियो में बैठकर ये गौरव महसूस कर रहे होंगे, जिस तरीके से तस्वीरों में उन्होंने देखा है कि नाम बदला जा चुका है। यानी पूरे भोपाल या जो इतिहासकार रहे हैं उनके लिए भी गौरव का विषय है कि अब भोपाल हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम हो गया है। हालांकि अभी बैनर लगाया गया था, लेकिन चूंकि उस पर फेंसिंग होना है, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए हटाया गया है। कि जिस तरीके से एक फ्रेम उसको किया जा रहा है, थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी, एक लगा के ट्रायल लिया जा चुका है, अब बस उसको फ्रेम किया जा रहा है। सारे कारीगर वहीं पे मौजूद हैं। फ्रेम करने की जो तैयारी है, उसको लेकर आगे बढ़ने की तैयारी है। तो आखिर वो क्षण भी आ गया
कि अब आप बेहिचक कह सकते हैं कि मेरी जर्नी शुरू हो रही है रानी कमलापति स्टेशन से। आलोक जी, एक अद्भुत क्षण है आपके लिए भी, काफ़ी संघर्ष आपने किया और एक आपकी बड़ी ज़बरदस्त संकल्पना रही है भारत माता मंदिर। हरिद्वार में तो हमने इस तरह के एक मंदिर की संकल्पना को सुना है, लेकिन ये भारत माता मंदिर समय समय पर इसके बारे में हम सुनते भी रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, और जो सुप्रतिष्ठित अध्यात्मविद हैं अवधेशानंद जी, उनके गुरु जो हैं, जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन जैसा हम सनातन परंपरा में मानते हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद भी रहा इस प्रोजेक्ट को लेकर। वो बड़े प्रसन्न रहे और उन्होंने काफ़ी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी रुचि भी दिखाई थी, और हमें ये भी कुछ पता चला था कि उन्होंने यथा सामर्थ्य इसके लिए, जैसी परंपरा है कि गुरु आशीर्वाद के साथ कुछ आर्थिक मदद भी करता है, तो वो भी उस दिशा में आगे बढ़े थे। कि क्या है ये प्रोजेक्ट, छोटा सा हम जानना चाहेंगे ज़रूर। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वामी सत्यमित्रानंद जी को बिल्कुल वो भी प्रणाम करना चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला, और हम बहुत ही जल्दी भोपाल के अंदर जो लाल घाटी के पास पे मनुआ भान का टेकरा है, 14 एकड़ ज़मीन में भारत माता का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। जब मैं उनके पास गया कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, और आने वाली पीढ़ी को पूरे देश के जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अशफाकुल्ला हो, महारानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक हो, टंटा टोपे हो, टंटा भील, जैसे कई महान क्रांतिकारी लोग हैं जिनके नाम को आज हम भी नहीं जानते, हमें पढ़ाया भी नहीं गया, नई पीढ़ी भी नहीं जानती है। उनका पूरा का पूरा वास्तविक इतिहास आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए, और डिजिटल रूप से आना चाहिए कि भारत कितना बड़ा था, हमारा अखंड भारत कितना बड़ा था, कब कब ये खंड हुआ, इसको डिजिटल में लाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये भव्य भारत माता का मंदिर लाल घाटी के मनुआ भान टेकरे के ऊपर बनेगा। यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को रंगारंग कार्यक्रम होंगे, और देश और दुनिया के लोग भारत माता का मंदिर देखने आए, ऐसी हमारे मन में संकल्पना है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से ये काम भी भोपाल में पूर्ण होगा, और आने वाली पीढ़ी को जो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की देश की आज़ादी में जो महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पहल है और बड़ी सुरम्य जगह है वो मनुआ भांड का टेकरा, और वहाँ पर एक मंदिर जैन समुदाय का है, और उसी के समीप ये भारत माता मंदिर आकार ले रहा है, जिसकी संकल्पना के बारे में आलोक जी ने रोशनी डाली। कम वक्त है संगीत जी मेरे पास, और क्या आपको लगता है कि हम भोपाल और मध्य प्रदेश के वो जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको लेकर, आपने बहुत सुंदर बात की कि इतिहास बोध होना चाहिए। इतिहास बोध तब होगा जब हम अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को गहरे समझेंगे। ऐसे में अभिभावकों की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, हमारे एस्टैब्लिशमेंट की भी भूमिका, लेकिन पहले अभिभावक और शिक्षक। जी, अभिभावकों के लिए बहुत आवश्यक है कि जो उन्होंने एकदम घोड़े की रेस में हमारे बच्चों को लगा दिया है, IIT क्लियर करना है, JEE क्लियर करना है। देखिए, बच्चा कोई नोट कमाने की मशीन अकेला नहीं है, वो इस देश का गौरवपूर्ण नागरिक है। बहुत बढ़िया जी। तो उसे घर पर आप मत पढ़ाइए इतिहास पर, उसकी स्वाभाविक रुचि को बचपन में इतिहास और संस्कृति के प्रति उतना ही जागृत करिए जितना आप उसका टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट्स उसकी आर्थिक समृद्धि के कारक बनेंगे, परंतु ये सब्जेक्ट्स उसकी मानसिक और उसकी आध्यात्मिक शक्ति के कारक बनेंगे। तो एक संपूर्ण जीवन के लिए, एक गौरवशाली जीवन के लिए आवश्यक है। शिक्षकों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं बहुत छोटा हूं उन्हें कुछ सुझाव देने के लिए, परंतु शिक्षक इसके लिए बाध्य नहीं है कि जो किताब में लिखा है केवल वही पढ़ाएं। शरद जी, आपको और मुझे शिक्षकों ने कभी किताब से नहीं पढ़ाया। किताब से परे ढेरों कहानियां, ढेरों दृष्टांत, ढेरों बातें शिक्षकों द्वारा बताई गई। तो उनका भी जो आत्मबोध है वो हमारे भारत के गौरव से, उसकी संस्कृति और उसके वास्तविक बलिदानों से भरा हुआ रहे, जिसको वो अगली पीढ़ी में प्रवाहित कर सकें। अंततः एस्टैब्लिशमेंट से एक निवेदन है कि अपने पूरे मानस से वो एक औपनिवेशिक सेटअप को बाहर निकालें। उनकी बंधी हुई डिग्रियों और बंधे हुए इंस्ट्रूमेंट से भारत का इतिहास नहीं देखा जा सकता। भारत का इतिहास देखने के लिए भारत के लोक चित्त में प्रवेश करना, उसकी समझ में प्रवेश करना ज़रूरी है। जहाँ पर हरदौल भी एक महानायक हैं, जहाँ तेजा जी एक महानायक है। आज यहाँ पे एक इतिहास का सेमिनार करिए, क्षमा करिएगा 100 लोग नहीं आते,
तेजा जी के मेले में राजस्थान जाकर देखिए 10 लाख लोग आते हैं। तो भारत की स्वीकार्यता किस इतिहास के प्रति है, इसको समझिए और कृपा करके भारत के इतिहास को इस एस्टैब्लिशमेंट के माध्यम से संस्थागत करिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां ही नहीं, विश्व हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति और उसके लिए किए गए बलिदानों से एनरिच हो सके, अभिभूत हो सके। बहुत सुंदर बात आपने कही है, मन को छू लेने वाली। और मैं यही सोच रहा था कि निमाड़ के उन क्षेत्रों में गणगौर से हमारी नई पीढ़ी कितना परिचित है, या इधर बुंदेलखंड आइए तो आला उदल से, या जैसा आपने हमें बताया कि वो जिनसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने सुना, वसुदेवा जो कहलाते थे, इनसे क्या नई पीढ़ी परिचित है? क्या कहा जाता है, इंद्रहर की कढ़ी जो बघेलखंड में बनती है, क्या इससे लोग जानकार हैं वहाँ की नई पीढ़ी कि ये हमारे जो पारंपरिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे हमारे वो प्रतीक हो, आखिर आल्हा उदल क्या आप ये समझेंगे कि सिर्फ कुछ गीतों में सिमट कर रह जाएंगे? नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी है, पहले पेरेंट्स की है, फिर उसके बाद शिक्षकों की है पैरेलल, और फिर उस इस्टेब्लिशमेंट की है कि वो बिना विद्वेष पैदा किए कोशिश करें कि अपीजमेंट की नज़र से इन चीज़ों को न देखें और इन नज़र को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। और इसी के बरक्स, इसी के सामने जिम्मेदारी है समुदायों की कि वो भी इसको किसी टकराहट से न देखें, इसको इस रूप में समझें कि ये साझा इतिहास है, ये हम सब का इतिहास है, ये हमारे भीतर छिपा इतिहास है जो सामने आता है। तो इसमें कहीं कोई टकराहट नहीं है, कहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं है। इसमें वो इतिहास है जिसका हिस्सा हम तब भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया करता हूं आलोक शर्मा जी आपका, और बहुत शुक्रिया करता हूं संगीत वर्मा जी। और ये मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम फिर आपको